मेरे उद्देश्य को पूरा करने की संभावना लगभग उतनी ही थी जितनी दो विशाल भूसे के ढेरों में एक सुई ढूंढ निकालने की। नैनीताल में रहते हुए मैंने कई योजनाएं बनाई थी। उनमें से एक को मैं पहले ही आजमा चुका था और अब दुनिया की कोई ताकत मुझे उसे दोबारा आजमाने के लिए तैयार नहीं कर सकती थी। बाकी योजनाएं भी अब जब मैं स्वयं मैदान में था उतनी ही अव्यावहारिक और निराशाजनक लग रही थी। इसके अतिरिक्त सलाह लेने के लिए भी मेरे पास कोई नहीं था, क्योंकि कुमाऊं में ये पहला आदमखोर बाघ था जिसके बारे में कभी सुना गया था। फिर भी कुछ न कुछ करना तो आवश्यक था। अगले 3 दिनों तक मैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक जंगलों में भटकता रहा। गांव वालों द्वारा बताए गए उन सभी स्थानों पर गया जहां कई मील के दायरे में बाघिन के दिखाई देने की संभावना बताई गई थी। यहाँ मैं अपनी कहानी को कुछ क्षणों के लिए रोककर उन पहाड़ों में फैली एक अफवाह का खंडन करना चाहता हूँ। ये अफवाह था कि इस अवसर पर और बाद की कई घटनाओं में मैंने पहाड़ी स्त्री का वेश धारण किया, जंगल में जाकर आदमखोरों को अपनी ओर आकर्षित किया और फिर उन्हें दराती या कुल्हाड़ी से मार गिराया। वास्तव में वेश बदलने के नाम पर मैंने केवल इतना ही किया था कि एक साड़ी उधार लेकर उसे पहनकर घास काटी, पेड़ों पर चढ़कर पत्तियां काटी, लेकिन ये तरीका कभी सफल नहीं हुआ। हाँ, मेरी जानकारी में 2 अवसर ऐसे अवश्य आए जब आदमखोर उस पेड़ तक पहुंच गए जिस पर मैं बैठा था। एक बार वो एक चट्टान के पीछे छिप गया और दूसरी बार गिरे हुए पेड़ के पीछे। दोनों ही बार मुझे उस पर गोली चलाने का कोई अवसर नहीं मिला। अब आगे की कहानी। जब ये प्रतीत होने लगा कि बाघिन इस क्षेत्र को छोड़ चुकी है, तब मैंने पाली गांव के लोगों के गहरे दुख के बावजूद पाली से लगभग 15 मील दूर स्थित चंपावत जाने का निश्चय किया। मैं सुबह जल्दी निकल पड़ा, धूना घाट में नाश्ता किया और सूर्यास्त तक चंपावत पहुंच गया। उस समय इस क्षेत्र की सड़कें अत्यंत असुरक्षित मानी जाती थी। लोग अकेले यात्रा नहीं करते थे, वो गांव से गांव या बाजार तक बड़े समूहों में ही जाते थे। अब धूना घाट से आगे बढ़ने के बाद मेरी 8 लोगों की टोली में रास्ते के किनारे बसे गांवों के कई पुरुष भी शामिल होते गए। परिणाम स्वरूप जब हम चंपावत पहुंचे तब हमारे दल में कुल 30 व्यक्ति हो चुके थे। मेरे साथ जुड़ने वाले इन लोगों में से कुछ पहले उन 20 व्यक्तियों के दल का हिस्सा रह चुके थे। चंपावत आने से लगभग 2 महीने पहले वहां गए उन लोगों ने मुझे ये अत्यंत दुखद घटना बताई। चंपावत की इस ओर की सड़क कुछ मील तक पहाड़ी की दक्षिणी ढलान के साथ साथ घाटी से लगभग 50 गज ऊपर होकर जाती है। 2 महीने पहले हम 20 आदमी चंपावत के बाजार जा रहे थे। लगभग दोपहर के समय जब हम सड़क के इसी हिस्से से गुजर रहे थे, तभी नीचे घाटी की ओर से किसी इंसान की पीड़ा भरी चीखें सुनाई दी। डर के मारे हम सब सड़क के किनारे एक साथ सिमट कर खड़े हो गए। जैसे जैसे वो चीखें पास आती गईं, हमारी घबराहट भी बढ़ती गई। कुछ ही क्षणों बाद हमारी आंखों के सामने एक बाघ दिखाई दिया जो एक नग्न स्त्री को उठाए हुए था। उस स्त्री के बाल बाघ के एक ओर जमीन पर घिसट रहे थे और उसके पैर दूसरी ओर लटक रहे थे। बाघ ने उसे उसकी पीठ के निचले हिस्से से पकड़ रखा था। वो लगातार अपनी छाती पीट रही थी और बारी बारी से भगवान और इंसानों को पुकारकर सहायता की गुहार लगा रही थी। लगभग 50 गज की दूरी से हमारी आंखों के सामने बाघ अपने शिकार को लेकर निकल गया। उसकी चीखें धीरे धीरे दूर होती गईं और अंततः पूरी तरह सुनाई देना बंद हो गईं। तब हम अपनी राह पर आगे बढ़ गए। मैंने पूछा, और तुम 20 आदमियों ने कुछ नहीं किया? उसने उत्तर दिया, नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। हम बहुत डरे हुए थे। जब आदमी डर जाता है तब वो क्या कर सकता है? और फिर मान लीजिए कि हम बिना बाघ को क्रोधित किए उस औरत को छुड़ा भी लेते, तब भी उससे उसे कोई लाभ नहीं होता। वो पूरी तरह खून से लथपथ थी और उसके घाव इतने गंभीर थे कि वो निश्चित रूप से मर जाती। बाद में मुझे पता चला कि वो महिला चंपावत के पास के एक गांव की ही रहने वाली थी।
वो जंगल में सूखी लकड़ियां बीन रही थी, तभी बाघ उसे उठा ले गया। उसके साथ की महिलाएं भागकर गांव पहुंची और सहायता के लिए शोर मचाया। जैसे ही गांव से बचाव दल निकलने वाला था, ये 20 भयभीत आदमी भी वहां पहुंच गए, क्योंकि इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि बाघ अपनी शिकार को किस दिशा में ले गया है, इसलिए वो भी बचाव दल में शामिल हो गए। आगे की कहानी वही सबसे अच्छी तरह बता सकते हैं। जब हम उस स्त्री को बचाने निकले तब हमारी संख्या 50 या 60 लोगों की थी और हमारे साथ कई लोगों के पास बंदूकें भी थी। जहां उस महिला द्वारा इकट्ठा की गई लकड़ियां पड़ी थी और जहां से उसे उठाकर ले जाया गया था, वहां से लगभग 1 फरलांग आगे हमें उसके फटे हुए कपड़े मिले। दोस्तों, यहाँ बता दें कि 1 फरलांग मतलब 1 मील का 8वां हिस्सा। इसके बाद लोगों ने अपने ढोल बजाने और बंदूकें चलानी शुरू कर दी और इसी तरह हम 1 मील से भी अधिक की दूरी तक घाटी के सिरे तक आगे बढ़ते चले गए। वहाँ हमें वो महिला मिली जो उम्र में एक लड़की से अधिक नहीं थी और एक विशाल चट्टान पर मृत पड़ी थी। बाघिन ने उसके शरीर से सारा खून चाटकर उसे साफ करने के अलावा उसे छुआ तक नहीं था। हमारे दल में कोई महिला नहीं थी, इसलिए हम पुरुषों ने अपने चेहरे दूसरी ओर फेर लिए, जबकि हम में से एक और दूसरे व्यक्ति ने अपनी अपनी धोती देकर उसके शरीर को ढक दिया। वो पीठ के बल इस तरह पड़ी थी मानो सो रही हो और छूने पर शर्म से जाग उठेगी। ऐसे अनुभवों को जो रात के लंबे पहरों के दौरान बंद दरवाजों के पीछे बार बार सुनाए और दोहराए जाते हों, सुनते हुए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आदमखोरों के देश में साल दर साल रहने वाले लोगों के स्वभाव और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में बदलाव आ जाए और बाहर से आने वाला व्यक्ति ये महसूस करे कि वो सीधे एक ऐसी कठोर वास्तविकताओं वाली दुनिया में आ गया है जहां दांत और पंजे का ही शासन है। वही शासन जिसने कभी कृपाण दांत वाले बाघ के युग में मनुष्य को अंधेरी गुफाओं में शरण लेने के लिए मजबूर किया था। उन चंपावत के पुराने दिनों में मैं युवा और अनुभवहीन था, लेकिन फिर भी उस अभागी धरती में थोड़े समय रहने के बाद मेरे मन में जो विश्वास पैदा हुआ था कि आदमखोर के साए में जीने और अपनी जान को हर समय उसके खतरे के अधीन रखने से अधिक भयानक कोई चीज़ नहीं है, वो बात के 32 वर्षों के अनुभव से और भी मजबूत हुआ है। चंपावत के तहसीलदार, जिनके नाम मेरे लिए परिचय पत्र दिए गए थे, उस रात डाक बंगले में मुझसे मिलने आए थे जहां मैं ठहरा हुआ था। उन्होंने सुझाव दिया कि अगले दिन मैं कुछ मील दूर स्थित एक बंगले में चला जाऊं, जिसके आसपास के इलाके में बहुत से मनुष्यों को मारा जा चुका था। वहां बरामदे में नाश्ता करते समय 2 आदमी ये खबर लेकर पहुंचे कि 10 मील दूर एक गांव में एक बाघ ने एक गाय को मार डाला है। तहसीलदार ने चंपावत में कुछ जरूरी काम निपटाने की बात कही और कहा कि शाम को बंगले में लौटकर मेरे साथ रात बिताएंगे। मेरे मार्गदर्शक अच्छे पैदल चलने वाले थे और चूंकि रास्ता अधिकांश समय ढलान की ओर था, इसलिए हमने 10 मील की दूरी बहुत कम समय में तय कर ली। गांव पहुंचने पर मुझे एक पशुशाला ले जाया गया। वहां मुझे एक सप्ताह का बछड़ा मिला जिसे एक तेंदुए ने मार डाला था और उसका कुछ हिस्सा खा लिया था। मेरे पास तेंदुए को मारने के लिए न तो समय था और न ही इच्छा, इसलिए मैंने अपने मार्गदर्शकों को उनका मेहनताना दिया और वापस बंगले की ओर चल पड़ा। बंगले पर पहुंचकर मुझे पता चला कि तहसीलदार अभी वापस नहीं आए थे। चूँकि अभी लगभग 1 घंटे या उससे अधिक दिन का उजाला बाकी था, इसलिए मैं बंगले के चौकीदार के साथ उस स्थान को देखने निकल पड़ा जहां उसने मुझे बताया था कि एक बाघ अक्सर पानी पीने आया करता था। मैंने पाया कि वो स्थान उस झरने का उद्गम था जिससे बगीचे को सिंचाई का पानी मिलता था। झरने के आसपास की नरम मिट्टी में बाघ के पंजों के निशान थे जो कई दिन पुराने थे, लेकिन ये निशान उन पंजों के निशानों से बिल्कुल अलग थे जिन्हें मैंने उस घाटी में ध्यानपूर्वक देखा था जहां पाली गांव की महिला मारी गई थी। बंगले में लौटने पर मैंने पाया कि तहसीलदार वापस आ चुके थे।
हम बरामदे में बैठे और मैंने उन्हें दिन भर के अपने अनुभव के बारे में बताया। मेरे इतनी दूर तक व्यर्थ की खोज में जाने पर खेद व्यक्त करते हुए वो उठ खड़े हुए और बोले कि उन्हें अभी बहुत दूर जाना है, इसलिए उन्हें तुरंत निकलना होगा। इस घोषणा से मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसी दिन वो 2 बार कह चुके थे कि वो मेरे साथ रात बिताएंगे। मुझे उनकी रात रुकने की बात की चिंता नहीं थी, बल्कि उस जोखिम की चिंता थी जो वो उठा रहे थे। लेकिन वो मेरे सभी तर्कों के प्रति अनसुने रहे। जब वो बरामदे से निकलकर अंधेरी रात में चले गए और उनके पीछे केवल एक आदमी था जिसके हाथ में धुएं से भरी लालटेन थी जो बस हल्की सी रोशनी दे रही थी, तब वो 4 मील पैदल उस इलाके से जाने वाले थे जहां लोग दिन के उजाले में भी केवल बड़े समूहों में ही आवाजाही करते थे। मैंने उस बहुत बहादुर व्यक्ति को सम्मान में अपनी टोपी उतारकर सलाम किया। उन्हें आंखों से ओझल होते देखने के बाद मैं मुड़ा और बंगले के अंदर चला गया। उस बंगले से जुड़ी एक कहानी मेरे पास है, लेकिन मैं उसे कहीं और सुनाऊंगा, यहाँ नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ये जंगल की कहानियों की किताब है और प्रकृति के नियमों से परे की कहानियाँ ऐसी कहानियों के साथ अच्छी तरह मेल नहीं खाती। अगली सुबह मैंने बहुत विस्तृत फल बागान और चाय के बगीचे का चक्कर लगाने तथा झरने पर स्नान करने में बिताई। लगभग दोपहर के समय मेरी बहुत राहत के लिए तहसीलदार चंपावत से सुरक्षित लौट आए। मैं उनके साथ खड़ा होकर बातें कर रहा था और सामने दूर तक ढलान वाली पहाड़ी को देख रहा था। दूर एक गांव दिखाई दे रहा था जिसके चारों ओर खेती की ज़मीन थी। तभी मैंने देखा कि एक आदमी गांव से निकलकर हमारी दिशा में पहाड़ी पर चढ़ता हुआ आ रहा है। जैसे जैसे वो आदमी पास आता गया, मैंने देखा कि वो कभी दौड़ रहा था, कभी चल रहा था। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वो कोई महत्वपूर्ण खबर लेकर आ रहा था। मैंने तहसीलदार से कहा कि मैं कुछ मिनटों में वापस आऊँगा और पहाड़ी से नीचे की ओर दौड़ पड़ा। जब उस आदमी ने मुझे अपनी ओर आते देखा तो वो सांस लेने के लिए बैठ गया। जैसे ही मैं इतना पास पहुंचा कि उसकी आवाज़ सुन सकूं, उसने पुकार कर कहा, जल्दी आइए साहब, आदमखोर ने अभी अभी एक लड़की को मार डाला है। मैंने जवाब दिया, वहीं बैठे रहो, और मुड़कर बंगले की ओर दौड़ पड़ा। मैं राइफल और कुछ कारतूस तैयार कर रहा था और उसी दौरान तहसीलदार को ये खबर बता दी। फिर मैंने उनसे मेरे साथ गांव तक चलने के लिए कहा। जो आदमी मुझे बुलाने आया था वो उन परेशान करने वाले लोगों में से एक था जिनकी टांगें और जीभ कभी एक ही समय पर काम नहीं कर सकती। जब वो अपना मुंह खोलता तो बिल्कुल रुक जाता और जब दौड़ना शुरू करता तो उसका मुंह बंद रहता। इसलिए मैंने उससे कहा कि अपना मुंह बंद रखे और रास्ता दिखाए। हम चुपचाप पहाड़ी से नीचे दौड़ते चले गए। गांव में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक उत्तेजित भीड़ हमारा इंतजार कर रही थी और जैसा कि ऐसे मौक़ों पर आमतौर पर होता है, सभी एक साथ बोलने लगे। एक आदमी व्यर्थ ही उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा था जो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैं उसे एक तरफ ले गया और उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या था। उसने गांव से लगभग 1 फरलांग दूर हल्की ढलान पर बिखरे हुए कुछ ओक के पेड़ों की ओर इशारा करते हुए बताया कि लगभग 12 लोग उन पेड़ों के नीचे सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने गए थे। तभी अचानक एक बाघ वहां आ गया और उसने उनमें से एक को, जो लगभग 16 वर्ष की एक लड़की थी, उसे पकड़ लिया। बाकी लोग भागकर वापस गांव चले गए थे और ये जानते हुए कि मैं बंगले में ठहरा हुआ हूँ, उन्होंने तुरंत एक आदमी को मुझे खबर देने के लिए भेज दिया। जिस आदमी से मैं बात कर रहा था उसकी पत्नी भी उस दल में शामिल थी। अब उसने पहाड़ी की ढलान पर स्थित उस पेड़ की ओर इशारा किया जिसके नीचे से लकड़ी को उठाकर ले जाया गया था। दल में से किसी ने भी पीछे मुड़कर ये देखने की कोशिश नहीं की थी कि बाघ अपने शिकार को किस दिशा में ले गया था और क्या वो सचमुच उसे लेकर गया भी था। मैंने भीड़ को शोर न करने और मेरे लौटने तक
गांव में ही रहने का निर्देश दिया और उस पेड़ की दिशा में चल पड़ा। यहाँ ज़मीन काफ़ी खुली थी और यह समझना कठिन था कि बाघ जैसा बड़ा जानवर 12 लोगों के इतने पास तक बिना दिखाई दिए कैसे पहुंच गया और किसी को उसकी मौजूदगी का पता तक नहीं चला, जब तक कि लड़की के गले से निकली घुटी हुई आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। जहां लड़की को मारा गया था वहां खून का एक तालाब सा बना हुआ था। उसके पास उस गहरे लाल रक्त के बिल्कुल विपरीत चमकीले नीले रंग के मोतियों का एक टूटा हुआ हार पड़ा था जिसे लड़की ने पहन रखा था। इस स्थान से बाघिन के पैरों के निशान पहाड़ी की कंधे नुमा ढलान तक ऊपर और उसके चारों ओर जाते थे। बाघिन के पैरों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। एक ओर खून के बड़े बड़े छींटे थे जहां लड़की का सिर नीचे लटक रहा था और दूसरी ओर उसके पैरों के घिसटने के निशान थे। पहाड़ी पर लगभग आधा मील ऊपर मुझे लड़की की साड़ी मिली और पहाड़ी की चोटी के पास उसकी स्कर्ट। एक बार फिर बाघिन एक नग्न स्त्री को उठाकर ले जा रही थी, लेकिन सौभाग्य से इस अवसर पर उसका शिकार पहले ही मर चुका था। पहाड़ी की चोटी पर वो रास्ता काले कांटों की घनी झाड़ी से होकर गुजरता था। उन कांटों में लड़की के लंबे कौवे के पंख जैसे काले बालों की लटें अटक गई थी। इसके आगे बिच्छू बूटी की एक झाड़ी थी जिसके बीच से बाघिन होकर गई थी। मैं इस रुकावट के चारों ओर जाने का रास्ता तलाश ही रहा था कि मुझे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक आदमी राइफल लिए मेरी ओर आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि जब मैंने गांव में किसी को भी वहां से बाहर न आने का निर्देश दिया था तब वो मेरे पीछे क्यों चला आया। उसने बताया कि तहसीलदार ने उसे मेरे साथ आने का निर्देश दिया था और वो आदेश की अवहेलना करने से डरता था। वो अपने आदेश का पालन करने पर अड़ा हुआ दिखाई दे रहा था और इस विषय पर बहस करने का अर्थ होता मूल्यवान समय गंवाना। इसलिए मैंने उससे कहा कि वो अपने पैरों में पहने भारी जूते उतार दे और उन्हें एक झाड़ी के नीचे छिपा दे। इसके बाद मैंने उसे सलाह दी कि वो मेरे बिल्कुल पास रहे और पीछे की ओर भी सतर्क निगाह रखे। मैंने बहुत पतले मोजे, निकर और रबर के तलवों वाले जूते पहन रखे थे। चूंकि बिच्छू बूटियों से बचकर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे बहुत असुविधा सहते हुए बाघिन के पीछे उन्हीं के बीच से होकर गुजरना पड़ा। बिच्छू बूटियों के आगे खून का निशान अचानक बाईं ओर मुड़ा और उस बहुत खड़ी पहाड़ी से सीधा नीचे चला गया जो घनी झाड़ियों और पहाड़ी बांसों से ढकी हुई थी। लगभग 100 गज नीचे खून का निशान एक सकरे और बहुत खड़े जलमार्ग में जा मिला। वहां से बाघिन कुछ कठिनाई के साथ नीचे गई थी, जैसा कि वहां से हटे हुए पत्थरों और मिट्टी से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैं लगभग 500-600 गज तक इस जल मार्ग के साथ आगे बढ़ता रहा। जितना आगे हम जाते गए मेरा साथी उतना ही अधिक घबराता गया। लगभग 1 दर्जन बार उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और आंसुओं से भरी आवाज़ों में फुसफुसाकर कहा कि उसे बाघ की आवाज़ कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ या फिर हमारे पीछे से सुनाई दे रही है। पहाड़ी के लगभग आधे रास्ते में हमें लगभग 30 फुट ऊंची चट्टान की एक विशाल नुकीली चोटी दिखाई दी। अब तक वो आदमी आदमखोर का पीछा करने से जितना डर सकता था उतना डर चुका था। इसलिए मैंने उससे कहा कि वो उस चट्टान पर चढ़ जाए और मेरे लौटने तक वहीं रहे। वो बहुत खुशी से ऊपर चढ़ गया। जब वो चट्टान के ऊपर बैठ गया और उसने मुझे संकेत दिया कि वो ठीक है, तब मैं जल मार्ग से नीचे की ओर आगे बढ़ता रहा। चट्टान के चारों ओर से घूमने के बाद जल मार्ग लगभग 100 गज तक सीधा नीचे गया और वहां बाईं ओर से नीचे आती हुई एक गहरी खाई से जा मिला। इस संगम पर पानी का एक छोटा सा तालाब था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मैंने पानी के अपनी ओर वाले किनारे पर खून के धब्बे देखे। बाघिन इसी स्थान पर लड़की को सीधे
नीचे लेकर आई थी और मेरे वहां पहुंचने से उसके भोजन में बाधा पड़ गई थी। गहरे पंजों के निशानों के आसपास हड्डी के टुकड़े बिखरे हुए थे, जिनमें धीरे धीरे मटमैला पानी रिस रहा था। तालाब के किनारे एक ऐसी वस्तु पड़ी थी जिसने जल मार्ग से नीचे आते समय मुझे उलझन में डाल दिया था। अब मुझे पता चला कि वो एक मानव पैर का हिस्सा था। आदमखोरों का शिकार करते हुए बाद के वर्षों में मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, लेकिन उस युवा और सुंदर पैर से अधिक दयनीय दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। घुटने से थोड़ा नीचे तक काटकर अलग किया हुआ था, बिल्कुल ऐसा साफ जैसे कुल्हाड़ी के वार से काटा गया हो, और उस कटे हुए हिस्से से अभी भी गर्म खून रिस रहा था। पैर को देखते समय मैं बाघिन के बारे में बिल्कुल भूल गया था। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़े खतरे में पहुंच गया हूं। मैंने जल्दी से राइफल की बट जमीन पर टिकाई और ट्रिगर पर 2 उंगलियां रख दी। उसी समय मैंने अपना सिर उठाया तो देखा मेरे सामने 15 फुट ऊंचे किनारे से थोड़ी सी मिट्टी लुढ़कती हुई खड़ी ढलान से नीचे आई और तालाब में आ गिरी। मैं आदमखोर का शिकार करने के इस खेल में नया था, वरना मैंने अपने आप को उस तरह हमले के सामने उजागर नहीं किया होता जैसे मैंने किया था। राइफल को तुरंत ऊपर की ओर तान देने की मेरी तत्परता ने संभवतः मेरी जान बचा ली। जब वो छलांग लगाने के लिए तैयार हुई या शायद बचकर निकलने के लिए मुड़ी, उसी समय बाघिन ने ऊंचे किनारे के ऊपर से मिट्टी खिसका दी। किनारा इतना खड़ा था कि उस पर हाथ पैरों के बल चढ़ना संभव नहीं था और ऊपर जाने का एकमात्र रास्ता दौड़ लगाकर चढ़ना था। अब जल मार्ग के साथ थोड़ी दूरी तक ऊपर जाने के बाद मैं तेजी से दौड़ा, एक ही कदम में तालाब पार किया और दूसरी ओर इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया कि एक झाड़ी को पकड़कर अपने आप को किनारे तक खींच सकूं। स्ट्रोबिलैंथस की झुकी हुई टहनियों का एक समूह धीरे धीरे फिर से सीधा हो रहा था। इस कारण से आगे बढ़ना बहुत धीमा हो गया था और बाघिन इसका लाभ उठाकर अपना भोजन जारी रख रही थी। लगभग 1 दर्जन बार मुझे ऐसे स्थान मिले जहां वो आराम करने के लिए रुकी थी और हर बार उसके आराम करने के बाद खून के निशान और अधिक स्पष्ट होते गए। ये उसका 436वां मानव शिकार था और वो अपने भोजन के समय बचाव दलों द्वारा परेशान किए जाने की काफ़ी अभ्यस्त थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि यह पहली बार था जब कोई इतनी दृढ़ता से उसका पीछा कर रहा था। अब उसने गुर्राकर अपना रोष प्रकट करना शुरू कर दिया था। बाघ की गुर्राहट का पूरा प्रभाव समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि उस समय मेरी स्थिति कैसी थी। चारों ओर चट्टानें थीं, उनके बीच घनी वनस्पति थी और हर कदम को सावधानी से जांच कर रखना अनिवार्य था ताकि अनदेखी दरारों और गुफाओं में सिर के बल गिरने से बचा जा सके। मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि आप जो अपने घर की आग के पास बैठकर ये पढ़ रहे हैं उस समय की मेरी मनोस्थिति को पूरी तरह समझ पाएंगे। उसकी गुर्राहट की आवाज़ और उसके हमले की आशंका ने मुझे एक ही समय में भयभीत भी किया और आशा से भर भी दिया। यदि बाघिन अपना आपा इतना खो देती कि मुझ पर हमला कर देती तो इससे न केवल मुझे उस उद्देश्य को पूरा करने का अवसर मिलता जिसके लिए मैं यहाँ आया था, बल्कि मुझे उस सारे दर्द और पीड़ा का बदला लेने का अवसर भी मिलता जो उसने लोगों को पहुँचाई थी। लेकिन उसकी गुर्राहट केवल एक चेतावनी भर थी। जब उसने देखा कि मुझे डराकर भगाने के बजाय इससे मैं उसके और भी करीब पहुंच रहा हूं, तो उसने गुर्राना छोड़ दिया। अब मुझे उसके पदचिन्हों का पीछा करते हुए 4 घंटे से अधिक हो चुके थे। यद्यपि मैंने कई बार झाड़ियों के भीतर हलचल देखी थी, फिर भी मुझे उसकी खाल का एक बाल तक दिखाई नहीं दिया था। सामने वाली पहाड़ी की ढलान पर चढ़ती हुई परछाइयों पर एक नज़र डालते ही मुझे चेतावनी मिल गई थी कि यदि मुझे अंधेरा होने से पहले गांव पहुंचना है तो अब अपने कदम वापस मोड़ने का समय आ गया है।
जिस स्त्री का कटा हुआ पैर था वो एक हिंदू थी और अंतिम संस्कार के लिए उसके शरीर का कुछ हिस्सा आवश्यक था। इसलिए तालाब के पास से गुजरते समय मैंने किनारे में एक गड्ढा खोदा और उस पैर को वहां दफना दिया, जहां वो बाघिन से सुरक्षित रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से पाया जा सकेगा। चट्टान पर मेरा साथी मुझे देखकर बहुत राहत महसूस कर रहा था। मेरी इतनी लंबी अनुपस्थिति और उसके द्वारा सुनी गई गुर्राहट ने उसे विश्वास दिला दिया था कि बाघिन ने एक और शिकार कर लिया है और उसकी मुश्किल, जैसा कि उसने काफी साफ साफ स्वीकार किया था, ये थी कि वो अकेला गांव वापस कैसे जाएगा। जब हम जलधारा के रास्ते नीचे उतर रहे थे तब मैंने सोचा कि भरी हुई बंदूक लिए हुए किसी घबराए हुए आदमी के आगे चलने से अधिक खतरनाक काम और कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं उसके पीछे चल रहा था और वो फिसलकर गिर पड़ा तब मैंने अपना विचार बदल लिया। मैंने देखा कि उसकी बंदूक की नली एक बदली हुई .450 बंदूक, जिनमें सुरक्षा कुंडी भी नहीं थी, किस दिशा में तनी हुई थी। उस दिन के बाद से सिवाय उन अवसरों के जब मेरे साथ आइबर्टसन होता था, मैंने आदमखोरों का शिकार करते समय अकेले जाने का पक्का नियम बना लिया है, क्योंकि यदि आपका साथी निहत्था हो तो उसकी रक्षा करना कठिन होता है और यदि वह हथियारबंद हो तो अपनी रक्षा करना और भी कठिन हो जाता है। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर जहां उस आदमी ने अपने जूते छिपाए थे, मैं बैठ गया, एक सिगरेट पी और अगले दिन की अपनी योजना के बारे में सोचने लगा। बाघिन रात के दौरान शिकार का जो कुछ बचा था उसे खत्म कर देगी और अगले दिन निश्चित रूप से चट्टानों के बीच कहीं पड़ी रहेगी। जिस स्थान पर वो थी वहां उसके पीछे दबे पांव जाकर उसका पीछा कर पाना लगभग असंभव था और यदि बिना गोली चलाए मैंने उसे परेशान कर दिया तो संभव था कि वो उस इलाके को छोड़ देती और मेरा उससे संपर्क टूट जाता। इसलिए अब एकमात्र उपाय यही था कि लोगों का एक पर्याप्त दल जुटाकर उसका घेराव किया जाए। मैं पहाड़ियों से बने एक विशाल प्राकृतिक रंगमंच के दक्षिणी किनारे पर बैठा था, जहां दूर दूर तक किसी भी प्रकार का कोई घर दिखाई नहीं देता था। पश्चिम से आने वाली एक धारा अपना रास्ता बनाती हुई नीचे उतरती थी और पूरे प्राकृतिक रंगमंच के बीच एक गहरी घाटी काटती हुई गुजरती थी। पूर्व दिशा में पहुंचकर धारा ठोस चट्टानों से टकराती थी और उत्तर की ओर मुड़कर एक सकरी खाई के रास्ते उस प्राकृतिक रंगमंच से बाहर निकल जाती थी। मेरे सामने वाली पहाड़ी लगभग 2000 फुट की ऊंचाई तक उठी हुई थी। वो छोटी घास से ढकी थी और यहाँ वहाँ चीड़ के पेड़ दिखाई देते थे। पूर्व दिशा की पहाड़ी इतनी खड़ी थी कि वहाँ से गुजरना संभव नहीं था।